हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रशांत गौतम। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम जो है एक नया पार्ट टेंस का स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है प्रेजेंट टेंस, सॉरी पास्ट टेंस। तो आज हम पास्ट टेंस के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, आपको सिखाएंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में जो प्रेजेंट टेंस था, प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट थे: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसके बारे में हमने जितने भी एग्जाम्पल थे, जितने भी सेंटेंसेस थे, उसके बारे में हमने आपको अच्छे से जानकारी दी और आपको हमने बताया। तो चलिए अब हम जो है प्रेजेंट टेंस को छोड़ अब हम पास्ट टेंस के बारे में बात करते हैं और आपको हम उसके बारे में सिखाते हैं। जैसे हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा था, उसके जितने भी वाक्य, हिंदी के वाक्य थे, उसके वाक्य के अंत में है आ रहा था, है आ रहा था। जैसे खाना खा रहा है, खाना खाता है, खाना खा चुका है, खाना 2 बजे से खा रहा है। तो ये इसमें है आ रहा था। प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे तो वाक्य में है आएगा, लेकिन अब पास्ट टेंस की जब हम बात करेंगे तो ये जो काम जो बीत चुका है, जो घटनाएं जो घटित हो चुकी हैं, उसके बारे में बात करता है। मीन्स उस वाक्य के अंत में था आएगा। क्या आएगा? था। जैसे मैं खाना खाया था, मैं घर गया था, मैं पढ़ने गया था, मैं सो रहा था। तो वो जो बीत गया उसके बारे में ये क्या बताता है? ये पास्ट टेंस बताता है। तो चलिए अब हम जो पास्ट टेंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो ये देख लीजिए, पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस में क्या रहेगा? था रहेगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे कौन से टेंस के बारे में, मतलब पास्ट टेंस का एक जो पहला पार्ट होता है वो क्या हो जाता है? पास्ट इन डिफिनिट, पास्ट इन डिफिनिट टेंस, पास्ट इन डिफिनिट टेंस। तो हम आज इसके बारे में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। ठीक, क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्या होता है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले इसकी हम पहचान के लिए अगर हम बता दें, इस टेंस की पहचान के लिए, इसकी पहचान के लिए पहचान के लिए अगर हम आपको हम बता दें तो पहचान में अगर पहचान की अगर हम बात कर रहे हैं तो पहचान में क्या हो जाएगा? इसमें वाक्य के अंत में था, सॉरी, यहाँ पर वाक्य के अंत में क्या आ जाएगा? था, ती, थे, ती थी, या था, या, ये आदि आते हैं, आते हैं। ठीक, इसकी पहचान ये पहचान में क्या है कि वाक्य के अंत में था, ती थे, थे, या, ए आए, तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस हो जाएगा। ये आप याद कर लीजिएगा, ये जो है इसकी पहचान है। ठीक, था, ती थे, ए आए, तो ये क्या हो जाएगा? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ये पहचान हो जाएगी। और वो जो एक हम आपको बताए थे कि सिंगल नंबर के साथ, प्लूरल नंबर के साथ इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता है। अभी हम इसको रूल पे हम बता रहे हैं। इसका जो फर्स्ट जो रूल है, जो इसका फर्स्ट रूल है, स्ट्रक्चर है, उसमें क्या होता है कि उसमें केवल क्या होता है, उसमें जो है इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है कि इसमें हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर इसमें क्या होता है कि इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब हम नहीं लगाते हैं। क्या है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता। इसमें क्या होता है कि वर्ब जो होती है, वर्ब में वर्ब की ये क्या हम सेकंड फॉर्म, मतलब कि वर्ब की हम सेकंड फॉर्म लिखते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा जो है बेसिक स्ट्रक्चर ये हमारा बनकर ये तैयार हुआ। ठीक, ये हमारा क्या हुआ? बेसिक स्ट्रक्चर बनकर तैयार हुआ। ये जो है सभी टेंसों में सबसे यूनिक टेंस माना जाता है। ठीक, सबसे एक अद्वितीय टेंस माना जाता है। क्यों माना जाता है कि जितने भी हम टेंस पढ़ेंगे उसमें या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। ठीक, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, और उसमें जो है सब में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हाँ हेल्पिंग वर्ब उसमें भी नहीं यूज होती। प्रेजेंट
मतलब हेल्पिंग वर्ब उसमें भी यूज़ नहीं होती, किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कहीं इसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि इसमें सेकंड फॉर्म का यूज हम करते हैं। तो चलिए अब हम जो है कुछ ये देख लीजिए कि इसमें हमेशा आप याद रखे रहिएगा कि इसमें जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसमें वर्ब की हम सेकंड फॉर्म लिखते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म आप अपने जो ग्रामर की बुक होगी उसमें आप देख लीजिएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी दिया गया है। और साथ ही साथ जैसे गो फर्स्ट फॉर्म होगी, वेंट सेकंड फॉर्म होगी, गॉन थर्ड फॉर्म होगी। तो ऐसे जैसे गया, गया था, जा चुका है, तो ऐसे गया था, गया था, जा चुका है। तो ऐसे इन सब चीज़ों में हम आपको विस्तृत पार्ट ऑफ स्पीच जब पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे। चलिए अब उसको नहीं हम ज़्यादा उस पर समय व्यतीत करते हैं, हम अपने सेंटेंस पे आते हैं। तो ये आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको याद हो गया, ये सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब चलिए अब हम ट्रांसलेशन करना स्टार्ट करते हैं। ये तो आपको सब्जेक्ट को पकड़ना आपको याद ही हो ही गया होगा कि जैसे जहाँ पर नाउन प्रोनाउन की बात करेंगे वो सब सब्जेक्ट रहेगा, और जब जहाँ पर खाना पीना, उठना, दौड़ना, चलना फिरना, ये सब वर्ब हो जाएगा, और बाकी जो सब्जेक्ट जो बचते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। जहाँ पर ऐसे हम कहेंगे उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो चलिए अब जो है अब हम इसमें जो है पहला सेंटेंस अगर हम बनाते हैं तो पहले सेंटेंस में तुमने एक पत्र लिखा, अगर हम कह दें कि तुमने एक पत्र लिखा, तुमने एक पत्र लिखा, तुमने एक पत्र लिखा। अगर हम ये कहते हैं कि तुमने एक पत्र लिखा, देखिए वीडियो कितनी लंबी हुई, सही है, हो जाएगा। क्या है कि अगर हम ये कह दें कि तुमने एक पत्र लिखा, अब देख लीजिए इसमें लिखा आ या, ये आ रहा है या मतलब मतलब कि इसमें जो है जो सेंटेंस जो होते हैं वो पूरी तरीके से, जो सेंटेंस होते हैं वो पूरी तरीके से क्या होता, क्या मतलब क्या कह सकते हैं कि वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होता। तुमने एक पत्र लिखा, ये सेंटेंस कंप्लीट है। मैं खाना खाया, सेंटेंस कंप्लीट है। मीन्स इसका जो है, अरे यार मतलब कि एक चीज और आप यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा, यहाँ पर एक चीज और ऐड कर लीजिएगा। ये जो हम ये वाला जो हम पार्ट जो बताए हैं, इसका जो है कौन सा पार्ट हो जाएगा, ये जो है अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। मतलब कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कौन सा पार्ट है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमने कितने भागों में बांट दिया, 4 भागों में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कितने भागों में बांट दिया, 4 भागों में। तो उसमें जो है ये कौन सा भाग हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ये कौन सा भाग हो जाएगा, ये जो है ये हो जाएगा अफर, ये कौन सा हो जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। ये कौन सा, इसका जो है कौन सा पार्ट हो जाएगा, ये इसका पहला पार्ट हो जाएगा। ये मतलब कि हम कह सकते हैं इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का ये पहला पार्ट हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये पहला पार्ट अफर्मेटिव हो जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस की ये जो है, अफर्मेटिव सेंटेंस की ये केवल ये मतलब कि जो अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है ये उसका ये बेसिक स्ट्रक्चर इसी फॉर्म में डिराइव किया जाता है। ये हमने आपको थोड़ा सा भूल गए थे, नेगेटिव का अलग होगा, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस का ये बेसिक स्ट्रक्चर है। तो जो अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का वो प्रॉपरली क्लियर नहीं, मतलब प्रॉपरली कंप्लीट नहीं होता है। ये आपको समझ में आया होगा। ये बात फिर से हम बता दें कि ये जो हमारा जो पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस को पास्ट टेंस का हम क्या पढ़ रहे थे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे थे। उस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो है यहाँ पर हम कौन सा पार्ट पढ़ रहे थे, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे। मतलब कि पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे। इस अफर्मेटिव सेंटेंस का जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से दिया जाता है। जैसे इसमें सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ये अभी तक के वीडियो में हमने आपको यही सिखाने का प्रयत्न किया है और जो हमने आपको शॉर्ट फॉर्म में समझा दिया। तो अब चलिए तुमने एक पत्र लिखा, तो सेंटेंस कंप्लीट है, नहीं कंप्लीट है।
अब देख लीजिए, ये जो है क्या हो गया कि ये जो है एक साधारण वाक्य हो गया, मतलब कि अफर्मेटिव सेंटेंस को क्या कहेंगे, साधारण वाक्य। किसका, पास्ट टेंस का। पास्ट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, मतलब पास्ट टेंस को हिंदी में अगर हम बात करें तो पास्ट टेंस को हिंदी में क्या कहेंगे, भूतकाल। भूतकाल, पास्ट टेंस को हिंदी में क्या कहेंगे, भूतकाल। ये थोड़ा सा जल्दी जल्दी में हो गया, थोड़ी सी जल्दी जल्दी में सीक्वेंस नहीं बन पाई, क्योंकि हमारी जो वीडियो जो बना रहा हूँ वो ज़्यादा लंबी नहीं बनेगी, स्टोरेज हमारे मोबाइल का फुल हो गया है। तो तुमने एक पत्र लिखा, तो तुमने एक पत्र जब लिखा तो अब इसके बारे में अब हम जानते हैं कि तुमने एक पत्र लिखा। अब इसका ट्रांसलेशन करते हैं। इसमें हमेशा वर्ब की क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, तुमने। तो तुमने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी भैया, तुमने की अंग्रेजी अगर हम बात करेंगे, तुमने की अंग्रेजी हो जाएगी यू। अगर यू यहाँ पर हम क्या स्टार्ट करते हैं, यू कैपिटल लेटर में यू स्टार्ट करते हैं, तो यू। अब इसमें जो है लिखना, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट रोट रिटन। राइट रोट रिटन, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी रोट, ROTE, रोट। अब एक पत्र लिखा तो एक पत्र क्या हो जाएगा, एक पत्र हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो ए लेटर, ए लेटर। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। तुमने एक पत्र लिखा तो यू रोट अ लेटर, यू रोट अ लेटर, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब हम दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं। दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं तो दूसरा सेंटेंस हो जाएगा, मैंने उसे एक पुस्तक दिया। इसमें केवल एक चीज और आप ध्यान रखिएगा कि इसमें जो 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 वाक्य होते हैं ना, वो पूरा कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, ठीक। और इसमें वाक्य पूरा कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, इसको आप ध्यान में रखे रहिएगा। तो अगर हम कह दें कि उसने, मैंने उसे एक पुस्तक दिया, अगर हम ऐसे कह दें कि मैंने उसे एक पुस्तक दिया, मैंने एक उसे पुस्तक दिया, मैंने एक उसे पुस्तक दिया। अब देख लीजिए, या आ गया ना, ऐसे इसमें लिखा या आ रहा है, इसमें या छिपा है, तो मैंने यहाँ इसमें या छिपा है, तो वैसे ही इसमें लिखा या, तो मैंने उसे एक पुस्तक दिया, तो ये हमारा या आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रेजेंट, ये हमारा पास्ट टेंस का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस ये हमारा हो गया। तो चलिए अब हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो मैंने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, आई, ठीक, आई। अब इसमें जो है, इसमें वर्ब की हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे, तो वर्ब की गिव, गिव, गिवन क्या हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म गिव का मतलब हो जाएगा देना, उसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी गिव, और उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी गिवन। तो हम गिव, इसकी जो है सेकंड फॉर्म लिखेंगे, गिव, गिव। अब ये क्या है, उसे एक पुस्तक, तो उसे एक पुस्तक क्या है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो उसे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, हिम। आई का उसके लिए क्या है, प्रिय प्रत्यय हिम। अब उसके बाद एक पुस्तक, तो ऑब्जेक्ट पूरा, मतलब ये पूरा ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव केस में, ये ऑब्जेक्टिव केस में ये सब्जेक्ट के रूप में है, तो ऑब्जेक्टिव केस इसका क्या हो जाएगा, उसे का हो जाएगा हिम। तो और ये यहाँ पर एक पुस्तक, तो एक पुस्तक के अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, ए बुक। एक पुस्तक को अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, अ बुक। तो ये आपको आई होप समझ में आया होगा कि ट्रांसलेशन कैसे हो रहा है, ठीक। आपको समझ में आ रहा है ना भैया। देख लीजिए कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही हम, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही, जैसे रोट, गिव, तो ऐसे आप वहाँ पर आप अपने मतलब ग्रामर की बुक में अगर आप खोल के देखेंगे तो उसमें ये जरूर से जरूर दिया होगा, और आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी अगर आप तीनों थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म अगर आप लर्न कर ले रहे हैं। वर्ब की ज़्यादा नहीं, 30 याद कर लीजिए, उसी में सब आ जाता है, ठीक। उसने एक पक्षी पकड़ा, अगर हम कह दें कि तीसरा कह दें कि उसने, तीसरा कह दें कि उसने एक पक्षी पकड़ा, उसने एक पक्षी पकड़ा। अब अगर हम कह दें कि उसने एक पक्षी पकड़ा, क्या कह दें कि उसने एक पक्षी पकड़ा। अब इसका अगर हम ट्रांसलेशन की बात करें तो इसमें पकड़ा, आ या आ रहा है ना,
तो या जब आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, या जब आ रहा है, या आ रहा है, क्या कि या आ रहा है, तो या जब आ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, प्रेजेंट, सॉरी यार प्रेजेंट प्रेजेंट क्यों आता, सॉरी उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट का ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक, ये साधारण वाक्य। तो उसने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, उसने की अंग्रेजी भैया क्या हो जाएगी, यू। उसने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, उसने की अंग्रेजी हो जाएगी ही। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर पकड़ा, तो ये वर्ब है, पकड़ना वर्ब है, तो वो वर्ब, अब इसके बाद तुरंत हम क्या लिखेंगे, वर्ब। तो ही काच, CAT, काच की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, CAUGHT, काच। ही काच a bird, he caught a bird, he caught a bird, he caught a bird, he caught a bird। तो ये हमारा तीसरा सेंटेंस। और ये चौथे सेंटेंस की अगर हम बात करें तो चौथे सेंटेंस में देख लीजिए, थोड़ा सा मैं सेंटेंस को जो है लिख कर लाता हूँ, उसका एग्जाम्पल किसी को लर्न नहीं होता, ताकि अच्छे से आपको मैं बता पाऊँ। ठीक, तो अगर हम बात करें कि मुझे उसका तार कल मिला, अगर इसमें अगर हम बात कर रहे हैं कि मुझे उसका तार कल मिला, मुझे उसका तार कल मिला, ला, मतलब कि इसमें सेंटेंस भैया कंप्लीट नहीं हुआ है। इसमें ये जो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का जो वाक्य होता है वो पूरा कंप्लीट नहीं होता, ये आप जाने रहिएगा। तो मुझे उसका तार कल मिला, तो मुझे उसका तार कल मिला, तो ये जो है, अब इसका हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे इसको आप देखिएगा। तो मुझे उसका, तो मुझे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, आई। ठीक, आई। अब आई, और उसके बाद जो है किसी चीज को मिलने का मतलब गिव नहीं हो, गिव मतलब होता है देना, मिलना का मतलब रिसीव हुआ। तो आई रिसीव्ड, आई रिसीव्ड, इसमें देख लीजिए वर्ब की सेकंड फॉर्म हमने लगाया, आई रिसीव्ड। फिर से मैं इसकी स्पेलिंग लिख ले रहा हूँ, रिसीव, आई रिसीव, आई रिसीव्ड। ठीक, आई रिसीव्ड, आई रिसीव्ड। अब उसके बाद जो है आई रिसीव्ड, अब ये क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगा। अब ये जो है, ये पूरा जो है क्या है, ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये उसका, अगर यहाँ पर अगर हम क्या करें, मुझे को अगर हटा दें तो ये सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज होगा, लेकिन ये पूरा क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट, इसका मेन सब्जेक्ट आई हो गया, तो ये जो है उसका ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में, मतलब ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज होगा। तो उसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, उसकी अंग्रेजी हो जाएगी आई रिसीव्ड। अब आई का उसका, यू नहीं योर होगा, आई रिसीव्ड योर लेटर, आई रिसीव्ड योर। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये पूरा ऑब्जेक्ट है, तो आई रिसीव्ड योर। अब तार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, टेलीग्राम। तो टेलीग्राम। अब यहाँ पर टेलीग्राम, अब यहाँ पर पूरा ऑब्जेक्ट, अभी देखो उसका तार कल, इसकी इंग्लिश, उसका अंग्रेजी क्या हो जाएगी, योर टेलीग्राम की, ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है, तो तार की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, टेलीग्राम, और कल की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, एस्टरडे, एस्टरडे। तो ये हमारा चौथा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब पांचवें सेंटेंस की बात करें तो भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ, क्या है कि अगर हम इसकी बात करें तो भारत 1947 में आजाद नहीं, स्वतंत्र भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ।